नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे लेवल इन के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बारे में डिटेल में कि किस तरह से मेडिकेशन जो अपना काम करती है, फिर कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ठीक करने के लिए यह मेडिकेशन यूज़ की जाती है, साथ ही जाने कि उसका डोज वगैरह क्या है, फिर किस तरह से हम उसको सही उपयोग कर सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं लेवल इन के बारे में आज के लेक्चर में और सीखते हैं कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं लेवल इन रेस्पुल्स के बारे में। तो ये ऐसा क्लास का मेडिकेशन जिसको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, और यहाँ पे एक नया वर्ड है कि जिसका नाम है रेस्पुल्स। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेडिकेशन है वो इन्हेलेशन से यूज़ की जाती है, कि आपको जो एक सॉल्यूशन दिया जाता है और वो सॉल्यूशन को आप ओरल रूट से या फिर आपके नजल रूट से उसको इनहेल किया जाता है, और इस तरह से ये रेस्पुल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है उसकी हम बात करें तो लीवोसाल्बुटामॉल जो उसके अंदर मेडिकेशन है, और ये जो है वो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, जैसे कि 0.63 मिलीग्राम एज वेल एज 1.25 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में इसके रेस्पुल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेस्पुल्स है वो है 0.63 मिलीग्राम का, कि जिसका मैन्युफैक्चर है सिफ्ला फार्मा, और उसी तरह से दूसरा रेस्पुल्स आप देख सकते हैं वो है 1.25 मिलीग्राम का, कि जो सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन के रूट से यूज़ किया जाता है। अब उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो सिप्ला लिमिटेड जो उसका मैन्युफैक्चर एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कि जिसकी हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। अब जानते हैं ये मेडिकेशन के लेबलिंग के बारे में। तो लेबल पे आप अच्छे से देखो तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि 2.5 ml जो आपका रेस्पुल्स है तो उसके अंदर मेडिकेशन कितनी है। तो मान लो आपने 1.25 मिलीग्राम वाला लिया है, तो उसके अंदर 2.5 ml समझो कि आप ये सॉल्यूशन यूज़ करते हैं इनहेलेशन के लिए, तो उसके अंदर जो दवाई रहेगी वो रहेगी 1.25 मिलीग्राम। फिर नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशंस के अंदर उसको जो है वो बनाया होता है, पर यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है, तो ये मेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको इनहेलेशन से ही रूट यूज़ करनी होती है, प्रॉपर नेबुलाइजर को यूज़ करके। ना उसको ओरली डायरेक्टली लेना है सिरप की तरह, ना ही उसको इंजेक्शन में भर के किसी को सिरिंज में देना है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन से ही रेस्पुल्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर उसको कभी फ्रीज नहीं किया जाता, सनलाइट से जो उसको प्रोटेक्ट करना होता है, और जब आप उसको स्टोर करते हैं तो कूल एंड ड्राई प्लेस पे जो है आपको अच्छे से स्टोर करना होता है। अब जान लो यहाँ पे लीवोसाल्बुटामॉल के बारे में, कि जो उसका सॉल्ट कंटेंट है। तो लीवोसाल्बुटामॉल क्या है, तो एक बीटा-2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ड्रग है, कि जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिकेशन है, और उसका जो मेन काम है वो है एज अ ब्रोंकोडायलेटर, कि जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है वो क्या होता है कि जो अस्थमा की कंडीशन है, सीओपीडी की जो कंडीशन है, वहाँ पे उसका कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, वो काफ़ी नैरो हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लीवोसाल्ब्यूटामॉल यूज़ की जाती है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं कि ये मेडिकेशन को यूज़ कैसे करना है, तो डायरेक्शन खास अच्छे से लेबल की हुई होती है। तो उसमें खास ध्यान ये रखना है कि नेबुलाइजर से ही उसको यूज़ करना होता है। तो अब नेबुलाइजर के बारे में समझ लो कि नेबुलाइजर जो है वो इस तरह से होता है कि इसके साथ एक मास्क दिया होता है, एक पाइप वगैरह होती है, और आपको इस तरह से इसको ये मेडिकेशन को जो है वो इनहेल करनी होती है। ये जो मेडिकेशन कहाँ पे भरनी होती है, तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया होता है, या फिर जो हम कहते हैं कि मेडिसिन फिलअप करने के लिए एक प्रॉपर एक स्पेस दी हुई होती है, तो वहाँ पे ये मेडिकेशन को जो है वो फिल किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, करना होता है आपके जो रेस्पुल्स होता है उसको जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें से जो है वो अलग करना होता है, और एक रेस्पुल जो है वो आपको निकालना होता है, और अच्छे से उसको जो है वो उसकी जो कैप होती है वहाँ से ट्विस्ट करके मेडिकेशन जो है वो बाहर निकालनी होती है। फिर ये जो मेडिकेशन है वो आपको भरनी होती है यहाँ पे मेडिसिन कप के अंदर, की ये जो आप देख रहे हैं कि जो मास्क के साथ ये वाली जगह पे ये जो कप होता है, ये कप के अंदर मेडिकेशन को जो है वो फिलअप करनी होती है, और पूरा एक सेट होता है यहाँ पे इनहेलेशन के लिए नेबुलाइजर का। तो इस तरह से नेबुलाइजर मशीन के अंदर उसको अच्छे से जो है वो सेट कर देना होता है, और फिर दवाई जो है वो आपकी यहाँ पेज फिल की हुई है मेडिसिन कप के अंदर, तो ये मेडिकेशन को जो है वो अच्छे से जो है वो इनहेल करना होता है।
तो सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन से ही ये दवाई को जो है वो यूज़ करनी होती है कि जो आपके नजल कैविटी के थ्रू एज वेल एज आपके माउथ के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जो है वो इनहेल होती है। अब आगे बात करते हैं उसके यूज़ के बारे में कि तो सबसे पहला ये जो मेडिकेशन है वो अस्थमा के इलाज में यूज़ की जाती है। कि अस्थमा में स्पेशली प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारे इस तरह के जो नॉर्मल लंग्स होते हैं, नॉर्मल हमारे मसल्स होते हैं ब्रोंकियल ट्यूब के, कि जो हमारे लंग्स के अंदर के जो मसल्स होते हैं, तो वहाँ पे स्पेशली क्या हो जाता है, सूजन हो जाती है, वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और उसके कारण क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो म्यूकस भी जमा होता है, तो जो डायामीटर जो होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम में आप देखो, तो ये जो डायामीटर आप देखिए, ये वाली साइड जो है ये वाला, और ये वाली साइड आप देखो तो डायामीटर जो है वो छोटा हो जाता है, कि जिसके कारण क्या होता है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होता है। तो ये जो हमारी मेडिकेशन है वो क्या करती है, एयरवेज जो है हमारा उसको इस तरह से वापस रिलैक्स कर देती है कि जिससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो जिसके के कारण ये जो मेडिकेशन है जिन लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा बच्चों में भी ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए लेवल इनके जो रेस्पॉन्स जो है वो दिए जाते हैं। उसी तरह से जो COPD की जो कंडीशन है कि उसमें भी सेम होता है कि जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, वो काफ़ी नैरो हो जाती है और उसके कारण ब्रीथिंग में जो है वो प्रॉब्लम होता है। कि जो सेम कंडीशन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या फिर एम्फेसिमा में होता है कि जो एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हम कहते हैं। तो उसमें भी आप देखो ये जो हेल्दी के कंपेयर में COPD में जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स का जो डायमीटर है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है और ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमारी ये जो मेडिकेशन क्या करती है, स्पेशली वो ब्रोंकियल ट्यूब को डायलेट करके एयरवे को अच्छे से वहाँ पे पास होने देती है कि जिससे आपके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे कि किसी को टाइटनेस फील हो रहा है चेस्ट के अंदर, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम्स को ये मेडिकेशन सॉल्व करेगी। उसी तरह से जो विजिंग और कफिंग का जो प्रॉब्लम होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कफिंग होता है, खांसी आती है बार बार, तो ये प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व करती है। तो अब बात करते हैं उसके वर्किंग की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मेडिकेशंस क्या करती है, जो हमारे एयरवेज के जो मसल्स होते हैं कि जो ब्रोंकियल ट्यूब मान लो या फिर जो लंग्स का जो अलग अलग भाग है वहाँ पे जो मसल्स आए हैं उसको रिलैक्स कर देते हैं कि जिससे एयर जो है वो आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाती है, जिससे जो प्रॉब्लम हो रही है कि किसी को ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होती है, सांस फूल जाती है, दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा, और जो रूटीन वर्क भी उसके कारण जो है वो आपके अफेक्ट होते हैं। तो अस्थमा या फिर जो COPD की जो पेशेंट होते हैं उनमें ये सिम्टम्स जो है काफ़ी कॉमन होते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। अब उसके डोज की हम बात करें तो उसका जो इनिशियल डोज रहता है वो रहता है 0.63 mg आपको जो है वो इनहेल करना होता है ओरली नेबुलाइजर को यूज़ करके, और ये दिन में 3 बार खासकर लेना होता है और हर 6 या 8 घंटे पे आप ये जो डोज है वो रिपीट कर सकते हैं। अगर इनिशियल डोज से किसी का ठीक नहीं हो रहा तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है 1.25 मिलीग्राम वाले रेस्पुल्स का, कि जो आप सेम ओरली यूज़ करते हैं नेबुलाइजर के थ्रू, वो भी दिन में 3 बार 6 या 8 घंटे के टाइम इंटरवल पे। अब बात करते हैं ये मेडिकेशन की प्राइस की। तो सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग टू उसकी प्राइस हम देखें तो 0.63 मिलीग्राम वाले की प्राइस है 29.60 रुपीज़, और जो सेकंड है 1.20 मिलीग्राम वाला 1.25 मिलीग्राम वाला, तो उसकी जो प्राइस है वो है 37.75 रुपीज़ जो है। अब बात करते हैं ये मेडिकेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। तो जो कुछ सीरियस या फिर नोटिसेबल जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें से है ड्राइनेस, कि जब भी कोई ये इनहेलेशन करके रूट से यूज़ करता है तो उसके थोड़े समय बाद ही आपको फील होता है, ड्राइनेस फील होता है, ड्राई माउथ जैसा आप फील करते हैं, या फिर किसी को लंबे समय तक उसको यूज़ करना पड़ता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो ओरल कैविटी के अंदर, आपके थ्रोट के अंदर सॉरनेस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैप थ्रोट जैसा, गले में खराश जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से कुछ लोगों के अंदर हार्ट बीट्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं ये मेडिकेशन को लेने के बाद, कि जो हमारा नॉर्मल ECG है उसके कंपेयर में क्या होता है कि ECG के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो देखने को मिलती है, कि कई बार हार्ट बीट बढ़ जाता है या फिर हार्ट बीट स्लो हो जाना, कि जिसको इरेगुलर हार्ट बीट हम कहते हैं, ये हो सकता है। उसी के अलावा नज़ल कंजेशन, कि नाक बंद हो जाना, ऐसे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। फिर सेकीनेस या फिर ट्रेमर, की जैसे हाथ में जिस तरह से कंपन आती है ऐसा कुछ लोगों को फील होता है ये मेडिकेशन को लेने के बाद।
उसके अलावा कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस जैसा फील होना, सिर दर्द, मसल टाइटनेस, डिजीनेस या फिर स्लीपीनेस, मतलब कि आपको ये मेडिकेशन लेने के बाद जो डिजीनेस फील हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा नींद आ सकती है। फिर अब इसके वार्निंग्स की हम बात करें तो नीचे दर्शाई गई कुछ ऐसी कंडीशन है कि इसमें आप उसको यूज़ ना करें, जैसे कि आपको एलर्जी है लेवोसाल्ब्यूटामोल की तो ये मेडिकेशन यूज़ ना करें, या फिर आप साल्ब्यूटामोल नहीं ले पाते तो ये मेडिकेशन से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो खास ध्यान रखें। फिर अरिथमियास के कंडीशंस के ऐसे लोग के जिनके हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर रहते हैं वो लोग यह मेडिकेशन को यूज़ ना करें। किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो इस तरह के पेशेंट भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में उसको यूज़ ना करें। फिर ग्लूकोमा, डायबिटीज़, हाइपरकेलेमिया, सीजर, हार्ट फेलियर या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में भी ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं की जाती। अब बात करते हैं उसके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस की। तो ये मेडिकेशन को आपको जो है वो फ्यूरोसेमाइड के साथ यूज़ नहीं करनी है, डिजॉक्सिन के साथ यूज़ नहीं करनी है, फिर फ्लूटिकेसोन और बुडेसोनाइड जैसे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उसके साथ यूज़ ना करें। फिर ब्रोंकोडाइलेटर्स जैसे कि साल्मेटेरॉल है, विलांटेरॉल है, फॉर्मोटेरॉल है और आल्बुटेरॉल के साथ भी कभी भी कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। तो ऐसे ही समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।